अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। आज चंद अहम मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। हमारी सबसे पहली स्टोरी ये है कि बलूचिस्तान में पिछली 2 दहाइयों में ऐसे हालात आपने विटनेस नहीं किए जो अब हो रहा है। उसका असल ज़िम्मेदार क्या है? वो नैरेटिव जो हम पिछले 12-13 घंटों में सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो नैरेटिव, या एक्चुअली हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, वो लोग जो एक्चुअली बलोच राइट्स के लिए लड़ रहे हैं या जो दहशतगर्द हैं, या ये दोनों नैरेटिव्स आपस में मिक्स हो गए हैं? मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और अब जबकि वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा फ़ौज के साथ मिलकर, तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्लैरिटी है या मज़ीद सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मामला एक बहुत क्लाइमेक्स में दाखिल हो गया है। ये कैसा मंसूबा है जो 2014 से चल रहा है और 10 साल से ताख़ीर का शिकार है? अगर पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ सकता है। 10 दिन पहले पाकिस्तान को एक लेटर मौसूल हुआ, एक नोटिस मौसूल हुआ, उसका जवाब अब तक पाकिस्तान ने नहीं दिया। क्या हम पैसे वापस करने की पोजीशन में, या अमेरिका के प्रेशर में आके ये कभी भी मुकम्मल होगी पाइपलाइन? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और अहम खबर कि मौलाना फजल रहमान को वू करने की तो बहुत सारी सियासी क़ुव्वतों ने कोशिश की है, लेकिन मौलाना ने अपना कार्ड पिक कर लिया है। वो पाकिस्तान के ताजिरों के साथ शामिल होकर मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और टैक्सेस और दीगर ताजिरों के मसाइल के ऊपर उनके साथ बात करेंगे। जमात इस्लामी का और JUIF का ये ताज़ा स्टैंड सियासी तौर पर गवर्नमेंट के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि मौलाना जब भी कोई साइड इख्तियार करते हैं तो उनको सियासी तौर पे उसका फ़ायदा हो नहीं सका। लेकिन अब व्हाट मौलाना इज़ एग्जैक्टली अप टू, इससे बात करेंगे। मेरे साथ ज़ुनैरा आज़द साहिबा मौजूद हैं, मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। ज़ुनैरा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जो भी मैंने विजुअल्स देखे सोशल मीडिया पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया, या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो चाइना को विज़िट कर रही हैं, PM ने क्या कहा, कल बुगटी साहब ने क्या किया, वो सब बिल्कुल अलग। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम एक कैंपेन देख रहे हैं, वो जो बिडीज़ देख रहे हैं, जो ब्लडशेड देख रहे हैं, वो एक मीनिंग सेट किया जा रहा है? आपको लगता है कि उसको अब हमने सीरियसली ले लिया है एंड वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टेररिस्ट and actually some Baloch people who are just disgruntled about their rights in their land? Well, थैंक यू बतूल। बलोचिस्तान का मामला भी तकरीबन वैसा ही रुख इख्तियार कर रहा है जिस तरह जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में इंगेजमेंट की, सिविल मिलिट्री दोनों एंड्स पे। बलोचिस्तान में भी नेक्टा को आपको बहुत एक्टिव करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द मिलिट्री फोर्सेस, वन, ताकि सिविल इंगेजमेंट मिलिट्री के साथ लोगों को नजर आए। ये मैं ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही। लोगों को ये तासुर देना पड़ेगा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल फोर्स है या बलोचिस्तान के जो लोकल लोग कल बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ की लीडरशिप जैसी भी है वो इंगेज कर रही है विद द फोर्सेस और वो मिल के इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई वाकया होता है उस वक्त आके वन आफ्टर अनदर प्रेसर्स कर देना और उसमें चेस्ट थम्पिंग करना, और ये इस तरह के, आई एम सॉरी आई हैव टू मेंशन इट हियर, कि ये एक SHO की मार है सिर्फ, इसमें तो मसला ही कोई नहीं, ये मसाइल का हल नहीं है। यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ इफ यू थिंक लाइक दिस। सीरियस मसला है। BLA ने आपको मैसेज दिया है जब चाइनीज ग्राउंड फोर्सेस के चीफ यहाँ पे आए हुए हैं और एक डिफेंस कमेमोरेशन दोबारा से हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन की बातचीत हो रही है आपस में। उससे पहले चाइनीज यहाँ पे विक्टिम बन चुके हैं इसी तरह के हमलों का। ये बड़ा एक सिग्नलिंग किस्म का मैसेज था जो कि मिलाए और बहुत बड़ा मैसेकर था अकॉर्डिंग टू मी। उसको इस तरीके से प्रेसर्स के जरिए से ना तो साइडलाइन किया जा सकता है, ना ये कहा जा सकता है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस दे दिया है। काइनेटिकली सिविल मिलिट्री लीडरशिप को वैसा ही नेशनल एक्शन प्लान बलोचिस्तान के लिए सेपरेटली बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी कमर्शियल वेंचर्स करने की कोशिश कर लें, चाहे रेकोडेक हो चाहे CPEC हो, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। जी मोहम्मद आदिल साहब, आपने सुना, तो फिर क्यों कह रहे हैं हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं कि ये सिर्फ एक SHO की मार है? हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ इंटरेस्ट, पंजाबी वर्कर्स, पाकिस्तान के सियासतदान जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए काम करने वाले लोग, वो सभी निशाना बन रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा था और कल भी मैंने कहा था कि दाखिला जो है वो
دو کشتیوں کے سوار ہیں، اور آج جو جس قسم کا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ جا کے انہوں نے بلوچستان کے اندر دیا، یہ مسائل کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھائے گا. تو جو ہماری ریاست کے ذمہ داران ہیں ان کو سوچنا چاہیے. بلوچستان کا مسئلہ نیا نہیں ہے اور کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں وہاں کے لوگوں کا جتنا، یا آپ جسے کہتے ہیں کہ دہشت گرد کہتے ہیں، یا جو ناراض بلوچ آپ ٹرم یوز کرتے ہیں، صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، ریاست کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس طرح کا بیہیویئر نظر نہیں آ رہا. انگیج کرنا چاہیے لوگوں کو. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کا پولیٹیکل سسٹم بڑا کمپرومائزڈ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ جب 8 فروری کے الیکشن سے پہلے وہاں پہ ونڈو شاپنگ کی گئی تھی، یعنی کہ عوام کی جو ہے وہ سیاست میں، اسمبلی میں کوئی شنوائی نہیں ہے. وہ صرف نامینیٹڈ پرسن ہوتے ہیں یا جو سردار ہوتے ہیں جو وہاں پر ہمیں پولیٹیکل سیٹ اپ میں نظر آتے ہیں. تو وہاں پر جو ایکچوئل مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہاں کے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہیے. ان کو ان کے مسائل جب تک آپ حل نہیں کریں گے، وہاں کے نوجوان کو جب تک آپ روزگار نہیں دیں گے، وہاں کے نوجوان کو جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے، وہاں کے لوگوں کو جب تک آپ صحت کی سہولتیں نہیں دیں گے، اور جو باقی ملک میں جس قسم کا عوام کو سہولتیں میسر ہے، وہاں کے لوگوں کی بھی ضروریات ہے، جب تک آپ وہ پوری نہیں کریں گے، وہاں پر جو ان کے اندر ایک جو باقی پاکستان کے نسبت جو ایک ان کے اندر تاثر ہے وہ ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس میں صرف جو ہے وہ لوکل لوگ ملوث نہیں ہے، اس میں بہت ساری انٹرنیشنل پاورز جی محمد عادل صاحب آئی پلیز ہولڈ یو ہے انوالومنٹ ہے. آپ کی جو عرب ریاستیں ہیں ان کے کچھ ممالک جو ہے ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ یہاں پر ہے. تو دیکھیں بہت سارے چونکہ انٹرنیشنل معاملات ہے، سی پیک نے یہاں سے گزرنا ہے، چائنا کے بہت سارے معاملات یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، امریکہ کے بہت سارے معاملات ہیں، سعودی عرب کے بہت سارے کنسرنز سے، سارا کچھ یہاں پر ہے. تو اس وجہ سے جو ہے جی محمد عادل صاحب کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی افتخار صاحب آپ بتائیے گا. یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جی انگیج کریں، ایک ڈیسائسونیس ہونا چاہیے. تو انگیج بھی تو کیا تھا، سرنڈر بھی کیا تھا. پھر جنہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے پھر جا کے آئی ہیو سین اٹ، میں نے بہت ایکسٹینسولی بلوچستان میں کام کیا ہے. تو یہ ٹو وے ہے. کمٹمنٹ کہاں سے نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ بلوچستان حقوق بلوچستان پیکج بھی اناؤنس کر کے دیکھ لیا، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے کنٹینیو بھی کیا، PMLN نے کنٹینیو کیا، نیشنل ایکشن پلان میں بھی فنڈز مختص کیے گئے. تو جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں وہ تو پورے نہیں پڑ رہے، ہم نے دیکھا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں. افتخار صاحب. بدول صاحبہ اگر آپ بلوچستان کا ذکر کر ہی رہی ہیں تو بلوچستان ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ ہماری میڈیا پر اور پاور لیڈ سرکلز میں جو ہے وہ بنتی ہے. وہ خبر جب وہاں پر کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو یا کوئی فورن ڈگنیٹریز آ کر وہاں پر جو ہے وہ رہیں، اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات مین سٹریم پر جو ہے وہ نہیں آتی. آج جو وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا، جو SHO کی مار والی بات جو ہے وہ چل رہی ہے اور ٹی وی کی ہیڈ لائنز بھی ہیں، اگر آپ اس کو کلیئرلی نکال کے دیکھیں اور اس کی ڈائسیکشن کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بطور وزیر داخلہ وہ شاید ایک نیریٹو جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں بلوچستان سمیت باقی علاقوں میں جو دہشت گردی ہے، وہاں پر جو لوگوں کی انسیکیورٹی ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک SHO بھی جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ ایفرٹس جو ہے وہ ہوئی ہیں، وہ ایفرٹس کیوں نہیں کلمنائز ہوئی، کیوں اس کا کوئی اثر جو ہے آج تک نہیں ہوا، اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے. ایک وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ ایک دیا گیا تھا پہلے بھی، اور وہ گئے اور بلوچ انسرجن سے انہوں نے بات کی، بلکہ ملک سے باہر بات کی، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہی بات جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے وہ کہی کہ یہ تو ایسے معاملات ہیں جن کو ہم جو ہے وہ پروونشل لیول پر بھی جو ہے وہ حل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح عادل صاحب نے بھی اس طرف جو اشارہ کیا، جو بلوچستان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور جو اس کا گورننس کا نظام ہے وہ اتنا کمپرومائزڈ ہے کہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی وہ سٹیک ہولڈرز والی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر لوگوں سے جو ہے وہ بات کرے اور ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ قائم کر سکے کہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے. میرے خیال میں یہ پرابلم
जो है वो ऑपरेशंस और काइनेटिक्स से ज्यादा एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अब के जो वाकयात हुए हैं, ऑब्वियसली स्टेट की ये मजबूरी है कि वो अपनी रेट जो है वो कायम करेगी। मेरे ख्याल में इसके अलावा ठीक है जी, फहाद साहब आपका जवाब आ गया। ज़ुनैरा, देखिए हम जानते हैं कि जब इवन इलेक्शंस हो रहे थे तो जो इंडिपेंडेंस पे मुहीत सियासी जमातें या सियासी ग्रुप्स थे वही ये फैसला कर रहे थे कि बलूचिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो क्या ये इसको समझना इतना ही आसान है कि अगर आप सियासी तौर पे आपकी एक आवाज़ कंपोज नहीं है तो आप अपने मसाइल को भी आगे उस तरह से नहीं ला सकते, इसीलिए बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से? क्या 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 इसको हम इस तरह से कह सकते हैं? अगर देखें हैंड पिक्ड गवर्नमेंट्स चलनी है, हम अज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हैंड पिक्ड गवर्नमेंट्स ही चलनी है, कुछ सरदार हैं, कुछ लोग हैं, जिस तरह बाकी के पंजाब में और बाकी जगहों पे इलेक्टेबल्स होते हैं, तो लेट से यहाँ भी इलेक्टेबल्स हैं और उन्होंने ही गवर्नमेंट चलानी है। अगर उन्होंने भी चलानी है तो उनको भी तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना अपने लोगों की। वो भी लगता है कि वो सिर्फ अलाइंड रहना काफ़ी समझते हैं इस्लामाबाद की तरफ या पावर सेंटर्स की तरफ। सो बेसिकली जो भी इस वक्त वहाँ पे हेड कर रहा है लोकल लेवल पे, ये उसकी गलती है कि उसने अपने लोगों के साथ कनेक्ट नहीं किया। नंबर 2, जो उनका सलूक है अपने लोगों के साथ वो कोई इंसानियत वाला तो है नहीं। सो वो एक और सेंचुरी में रह रहे हैं अभी तक और वो समझते हैं कि वो वही डिजर्व करते हैं जो कुछ वहाँ हो रहा है। जो वहाँ थोड़ा बहुत रोड स्ट्रक्चर बनता है वो तब बनता है जब फौज ने कोई ऑपरेशन किया, उसके बाद वहाँ कुछ नॉर्मलसी आई तो फौज ही वहाँ पे रोड नेटवर्क्स बनवा देती है, स्कूल्स बनवा देती है। तो वहाँ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन निल है, ज़ीरो है और उनकी अपनी ओनरशिप ही नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बलूचिस्तान में फिर कहाँ से आनी है? क्या इसी तरह सिर्फ पैकेजेस अनाउंस होने हैं? क्योंकि इक्वल आपका फेडरेटिंग यूनिट है ना, उनको आप पैकेजेस कब तक देते रहेंगे? और ये वो सूबा है जो बहुत कुछ जनरेट करने के काबिल है। सऊदी अरेबिया वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इतनी और कंट्रीज हैं जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट बाय डिज़ाइन अगर उसको रॉ और वहाँ के जो अपने लोकल मिलिटेंट्स हैं वो स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे, तो पहले अपने पॉलिटिकल मामलात को हल करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े अज़ाइम जो आप बताते हैं कि हमने वहाँ करना है उसके बाद उसका सोचें। अच्छा मोहम्मद आदिल साहब, ये मैंने चूंकि पहले भी कहा कि मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था जो सोशल मीडिया पर जिस तरह कि हम विजुअल्स और फुटेजेस देख रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज़ द रीज़न कि कल सरफराज बुख्ती को ये कहना पड़ा कि हम 4G को देखेंगे, महदूद करना है नहीं करना? क्या इसी वजह से फायरवॉल को डिफेंड करना आसान हो जाता है इदारों के लिए? एक बैलेंस आउट किस तरह से कर सकते हैं? बड़ी मुख्तलिफ है। बाकी मुल्क में जो फायरवॉल लगाया गया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सियासी मकासद थे या उनके जो भी अज़ाइम थे इदारे के ख़िलाफ़, उसकी वजह से लगा। लेकिन बलूचिस्तान में सूरत हाल कतई मुख्तलिफ है। आप मारूंग बलोच का मामला ले लें कि वो एक लापता शख्स के लिए उसने पहले इस्लामाबाद में एहतजाज किया और फिर देखते ही देखते उसकी पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसने पूरे बलूचिस्तान के अंदर, अभी हमने हाल ही में देखा कि गवादर के अंदर उसकी कॉल के ऊपर जो है वहाँ पे हज़ारों बंदे जो है वो मौजूद थे और उन्होंने जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ऊपर हमले भी किए, सारा कुछ किया। और आप देखें कि कल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत हुई और दिगर सिविलियन की शहादत हुई। तो इन्हीं लोगों की तरफ से मारूंग बलोच या इस तरह के जो बहुत सारे वहाँ पर नाम नहाद लीडर्स हैं उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई। भारत इस सारे सूरत हाल का पूरा जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और उस प्रोपेगेंडे में यकीनी तौर पर जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सरफराज बुख्ती का बड़े अरसे से ये मौक़िफ़ है कि ये वहाँ पर जो 4G है नेटवर्किंग वो उसको जो है वो ख़त्म की जाए ताकि जो इनके दरमियान आपस में लिंक है या वो जब वो इस किस्म की वारदात करते हैं और वो सोशल मीडिया पर लाइव होती है उससे बहुत सारे नौजवान जो हैं उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनके जहन साजी जो है वो इस सोशल मीडिया नेटवर्क की तरफ से की वजह से की जा रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है। असल चीज़ यही है कि वहाँ पर जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसको
को एड्रेस किया जाना चाहिए। अब सरफराज मुफ्ती साहब की मैं पिछले दिनों उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उसके हवाले से हम एक बिल असम्बली में लेके आ रहे हैं ताकि उनको जैसे KPK में एक सेंटर्स बनाए गए थे कि अगर किसी को आप उठाते हैं किसी इल्ज़ाम में तो उसको उस सेंटर में लाया जाता है और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, पेश किया जाता है। अभी तक जो है वो इस किस्म का बिल जो है वो सूबाई असम्बली में नहीं आ सका, ना फेडरल की तरफ से ऐसी कोई काविश नज़र आ रही है। अब यकीनी तौर पर ये हमले कोई अब से तो नहीं हो रहे, मुसलसल हो रहे हैं इसमें और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसको जो है जैसे ज़ुनैरा ने कहा था कि एक ग्रैंड जो है इस पर बातचीत होनी चाहिए था और इस मसले का हल निकालना चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो उसका कोई फॉर्म जो है वो एजेंडा तय करके तो उस पर ऑपरेशन किया जाना चाहिए वहाँ पर। जी इफ्तिखार साहब, आप ये बताइएगा कि हम फिलहाल तो जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ दैट एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको लगता है कि ये तो फौरन हो जाए तो हम बलूचिस्तान के मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आ सकते हैं? कौन सा वो पहला ऐसा कदम है जो आपको फिलहाल समझ आता है? क्योंकि एंगेजमेंट को लेके भी एक स्टैंड लेने की जरूरत है। एंगेजमेंट आपने करके देख ली है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बात करनी है या नहीं करनी, कभी करनी है कभी नहीं करनी। उसी की वजह से ये हालात हो गए। ये आपको तभी लोग सीरियस लेते हैं जब आप अपने स्टैंड और मौक़िफ़ के को जज कर जो है उसको एक पॉलिसी लेवल पर लेकर आते हैं। आप चीफ मिनिस्टर जो है बलूचिस्तान को ही ले लें, जब वो आए थे तो सबसे पहले उन्होंने खुद ही बयान जो है वो दिया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, उसमें बहुत क्लियरली जो है मेंशन्ड है कि हम नहीं तैयार इस टाइम पर। तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो लोकल अंडरस्टैंडिंग की, अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं और आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपने कुछ देख के जो है दी होगी, आप उस पर रिट्रैक्ट करना आपकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी भी हैम्पर कर दी और आपको आपकी पॉलिसी भी अंडर क्वेश्चन जो है वो आ जाती है। वो कौन सा आंसर है? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये मसाइल जो है क्योंकि ऑपरेशंस एक और भी हो जाएगा, लेकिन इसका जो मेन इन्फ्लक्स था कि ये बार बार टेररिस्ट और मिलिटेंट्स इस धरती में जो है वो पैदा हो रहे हैं, वो किस वजह से पैदा हो रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो उसके मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में दो चीज़ें अल्टीमेटली उसमें निकल के आती हैं। एक ये कि जस्टिस सिस्टम को जो है आप मजबूत करें, जब तक आपका जस्टिस सिस्टम डिलीवर नहीं करता तो लोगों को ग्रीवियंसेस रहती हैं और ग्रीवियंसेस जो है वो मिलिटेंट बन जाती हैं। और दूसरा ये वो गवर्नेंस इश्यूज हैं। अगर इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से आप गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में लोगों की महरूमियों का अजाला जो है वो रह जाएगा। और ये नहीं बल्कि बाकी एरियाज में भी हम दें। और बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये है कि जो लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं उनको हुकूक दें, और जो हुकूक की बुनियाद पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का पीस, उनको एक्चुअली ऐसी सजा दें कि नस्लें याद रहें। वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन इल्तवा का शिकार क्यों है। 10 साल पहले ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और अब ईरान अपनी आवाम के दबाव की वजह से, क्योंकि जो 1 बिलियन इन्वेस्ट किए गए ईरान की तरफ से इस हिस्से में, वो ईरान का कहना है कि उनकी आवाम का पैसा है, वो मज़ीद पाकिस्तान का इंतज़ार नहीं कर सकते, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक हतमी नोटिस दिया है कि या तो पाकिस्तान पाइपलाइन का अपना इल्तवा का शिकार हिस्सा मुकम्मल करे या फिर 18 अरब डॉलर वापस करे। ये पाकिस्तान कैसे करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। जी ज़ुनैरा, डू यू थिंक इट्स टू मच टू डील विद, या हम खुद अनडिसाइसिव रहे हैं? क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने कोशिश किया कि कुछ हिस्सा बने, लेकिन वो फिर दोबारा बात आगे नहीं बढ़ सकी। Well, given the circumstances जिसमें इस वक्त गाज़ा वॉर है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इजराइल की और ईरान की कन्फ्रंटेशन की, आई डोंट सी एनी अदर वे आउट कि ये बात किसी तरह वाशिंगटन को कन्वे की जाए कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इतने पैसे हम कहाँ से देंगे जब हम ऑलरेडी IMF पे डिपेंडेंट हैं। दैट इज़ वन।
हर गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया, हर गवर्नमेंट का इसमें रोल रहा है। एंड नंबर 3, ईरान की अब पोस्चरिंग बड़ी डिफरेंट हो गई है दुनिया में, जियोपॉलिटिक्स में भी और सिक्योरिटी साइड पे भी। आयतुल्ला खमीनी आयतुल्ला जो है इस वक्त के, उन्होंने अपनी एक इंटरनल कैबिनेट के साथ कल बात करते हुए ये कहा है, और उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर दुनिया को ये बताया, उन्होंने कहा वो टाइम चले गए हैं जब ईरान वाज ओनली नोन फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड ऑयल। अब हम साइंस के लिए, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर का जिक्र किया, अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए मशहूर हैं और अपनी जियोपॉलिटिक्स के लिए मशहूर है, यानी उन्होंने अपनी पोस्चरिंग बताई है अपनी स्टेट की। गिवन दैट वो क्यों छोड़ेंगे आपको, उनके अगर सितंबर तक वो आर्बिट्ररी कोर्ट में नहीं जाते, इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाते, और कोई वहाँ पे सोल्यूशन नहीं देते कि हाँ ठीक है हमारा कुछ ना कुछ डन हो गया है विद पाकिस्तान, उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो खुद उनके पास भी डेडलाइन है सितंबर तक कि या तो वो पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट रीच करें या फिर वो जो भी करना चाहते हैं वो कर लें। सो ये बहुत ब्रीफ पीरियड है, पाकिस्तान हैज़ टू बी रियली क्विक। क्या करना है ये गवर्नमेंट को पता होगा। जी मोहम्मद आदिल साहब, अब आपको याद होगा कि पिछले साल तक तो ख्वाजा आसिफ साहब बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते थे, वो कह रहे थे कुछ भी हो जाए ये गैस पाइपलाइन जरूर बनेगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमें पता नहीं चला कि करना क्या है, और अब 10 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि नोटिस का जवाब क्या देना है, पैसे हैं पाकिस्तान के पास वापस करने के लिए। देखिए 2023 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब भी जो है वो एक इस पे एक वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई थी, और अभी फरवरी 2024 में इलेक्शन में जो गवर्नमेंट बनी है उसके बाद फिर एक कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें इनिशियल मामलात की अप्रूवल दी गई थी। ये मामला जो है वो 2014 में ये तय हुआ था दोनों हुकूमतों के दरमियान कि इसको 10 साल के लिए थोड़ा सा पेंडिंग में डाल देते हैं, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर है, पहले इंडिया इस मंसूबे में था लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो इस मंसूबे से आउट हो गया। तो पाकिस्तान का बेसिक मसला तो वही है, पाकिस्तान के पास अपने पास तो पैसे नहीं हैं और कोई और मुल्क जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान जो है बहुत सारे इंटरनेशनल मामलात में उलझा हुआ। इससे पहले सऊदी अरब की जो है वो बहुत सारे कंसर्न्स थे, अमेरिका के तो थे ही थे, लेकिन सऊदी अरब के बहुत सारे कंसर्न थे ईरान को लेके, लेकिन फिर चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है वो सऊदी अरब और ईरान में जो है वो एक सालसी किरदार अदा किया चाइना ने, और उसके नतीजे में उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है कि वो इस पे इन्वेस्ट कर सके, इस पाइपलाइन पे। चाइना इंटरेस्ट पहले ले रहा था, लेकिन बाद में जो सूरत हाल बनी, चाइना ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, और सी पैक का जो अंजाम हमारे मुल्क में हुआ, जिसके लिए उन्होंने मुतबादल एक अरेंजमेंट भी किया अफगानिस्तान के जरिए, वो जो है वो ईरान से एक रोड गुजारने की कोशिश कर रहा है। आदिल साहब आपका जवाब आ गया। जी अपने मसाइल है, पॉलिटिकल मसाइल भी हैं, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म के हालात हैं। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी इस पूरे मुआहदे की, उसमें ये बात बहुत वाज़े तौर पे समझी गई थी कि जो रेट्स ईरान पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ 12 साल की गैस के रिजर्व्स हैं जो बचे हैं, तो उस वक्त तो हम लोग बड़े पुरएतमाद थे कि ये होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान के पास मुतबादिल क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आप अरेंज कर भी लें पैसे 18 अरब डॉलर, लेकिन आप रिजर्व्स कहाँ से लाएंगे? जी बतूल, ये एक इंटरेस्टिंग और डेंजरस फिनोमिनन जो है वो सामने आया है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो GSPA है, जो गैस सेल्स परचेस एग्रीमेंट है, जो पाकिस्तान ने 2009 में किया है, उसके अगर आप देख लें कि जो शिक है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि ये मामला फ्रांस में फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो है वो डील करना है, और वो कोर्ट जो है वो US सैंक्शंस को नहीं मानता। लाइक उनके चार्टर में US सैंक्शंस कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है कि आप जो है वो जुर्माना अदा ना करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो उसका एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स की यानी US की और अमेरिका की एक अपील चाहिए IMF से कर्जा लेने के लिए इस टाइम। प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल जब इब्राहिम रईसी आए भी थे, बल्कि अपनी जो है वो मौत से पहले जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब भी इस बात को उठाया गया, लेकिन उसके दरमियान में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मूवमेंट हुई थी, और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तकरीबन 80 किलोमीटर उसमें एक्सटेंशन करने की कोशिश की थी, लेकिन तब अमेरिका ने काफी नाराजगी का इजहार किया था।
تو میرے خیال میں جو گیس ریزروز کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم اس کے بعد وہ LNG ایگریمنٹس جو ہے وہ کی گئی، جو آبویسلی اب ایک کنٹروورشل پارٹ بن گئی ہے کہ ہم نے قطر سے LNG جو ہے وہ لینی تھی، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ میرے خیال میں جو ملک کے اندر کی جو فیول پرائسز اور جو گیس کی پرائسز ہیں وہ ایک پرابلم تو رہے گی، لیکن اس سے بڑھ کر IMF کی ایگریمنٹ جو اگر نہیں ہوا اور اگر یہ پرابلم سامنے آ گئی جی ٹھیک تو ہے میرے خیال میں جی زنیرہ، سوال یہ ہے کہ ہم مینج کس طرح سے کریں گے؟ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایرجنسی ہوتی اس چیز کو ایڈریس کرنے کی تو نوٹس کا جواب تو دیا جاتا، ابھی تک تو ہم نے نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ کیا آپ کو یہ اقدام مطمئن کرتا ہے کہ ہم بھی کسی انٹرنیشنل لا فرم کو ہائر کر لیں، وہ ہمارا کیس لڑے، ہمیں تھوڑا اور وقت مل جائے، اور پھر بعد میں بھی ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ہم نے بنانی ہے یا نہیں بھی بنانی، آلدو ہمیں رشیا آفر بھی کر رہا ہے پیسے کہ آپ اس سے بنا لیں؟ پاکستان اپنے کسی بھی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کر پاتا، یہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ جو ہم نے بہت مشہور رشین آئل کی بات سنی تھی، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے سب کچھ، سو ہماری خود پاکستانیوں میں بھی شاید پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا، ہمیں لوگوں نے جو بڈز تھیں LNG کی وہ بھی ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی کہیں، بیکاز ساری دنیا کو پتا تھا کیش اسٹریپڈ کنٹری ہے، یہ کہاں سے پیمنٹ کرے گا۔ پھر سردیاں آ گئیں، ہم نے بلیک آؤٹ دیکھا گیس کا، اور ابھی گرمیاں ہیں، دیٹ بلیک آؤٹ از کنٹینیوئنگ۔ تو اگر ہمیں خود احساس نہیں ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں، تو کوئی بھی آربیٹری کورٹ ہو، کوئی امریکن سینکشنز ہوں، کوئی فرینچ کورٹ ہو، کوئی کیا کر لے گا؟ 1 2 میرے خیال ہے ابھی پچھلے دنوں بڑی اچھی ہماری کچھ روایت رہی ہے ایران کے ساتھ انگیج کرنے کی، سوائے اس کے کہ آپ اس چینل کو یوٹیلائز کریں، اور اس میں بھی ایران کو ایج حاصل ہے، بیکاز وہ لوگ بھی اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، ان کی اکانومی کو بھی ضرورت ہے۔ تو سوائے اس کے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کریں، باہر کا کوئی کیوں کرے گا؟ اور دوسرا یہ جو بہت بڑا سیکیورٹائزیشن کا اینگل آ گیا نا، کہ پاکستان کی ہر چیز سیکیورٹائز ہو گئی ہے، سیکیورٹی سے ریلیٹ ہو گئی ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ لیکن محمد عادل صاحب، یہ زنیرہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ سیکیورٹی اورینٹڈ ماحول ہے پاکستان میں، لیکن یہ جو اسپیسیفک پروجیکٹ ہے اس پہ تو امریکہ کو بھی اعتراض تھا، سعودیہ کو بھی اعتراض تھا، پاکستان وہ اعتراضات ہی دور کرتا رہا ہے۔ جیو پولیٹیکل ریزنز بھی تھیں، اسٹریٹجک ریزنز بھی تھیں، اور ڈومیسٹک ریزنز بھی تھیں، لیکن اب آپشن بچا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت کانفیڈنٹلی پلے کر سکتے ہیں اس کیس کے اوپر انٹرنیشنلی؟ جی دیکھیں، جو ایرانی صدر اب یہ حالیہ دورہ تھا اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا، اور ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ سفارتی رابطے میں ہے۔ جو میڈیا کے اوپر جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، وہ چونکہ ان دونوں حکومتوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاہدے کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے جو نوٹس دیا گیا ہے اس میں جرمانے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو دونوں ممالک میرے خیال میں یہ سفارتی سطح پہ معاملات جو ہے بہتر انداز میں جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، چونکہ ایران کو بھی بہت ساری جو ہے پاکستان کی مشکلات کا بھی احساس ہے، اور جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں اس کا بھی احساس ہے۔ پاکستان کے پاس تو خود سے پیسہ ہی نہیں ہے، پاکستان تو محتاج ہے بہت سارے ممالک کا، جن سے وہ چائنا کا، سعودی عرب کا اور IMF کا، اس کے بغیر تو پاکستان میں کسی بھی جو ہے اس میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایران کو ان سارے معاملات کا بہتر انداز میں جو ہے وہ پتہ ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ اس کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی دونوں ملک کوشش کریں، اور یقینی طور پر حل بھی ہو جائے گا۔ جی افتخار صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور ایران میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مارچ 2024 تک اگر پاکستان اس پروجیکٹ کا ایک حصہ تعمیر نہیں کرتا تو $18 ارب کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اٹ از ویری مچ پارٹ آف دا کانٹریکٹ، اس کے لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن تو ہے پاکستان کے لیے۔ دیکھیں، ڈپلومیٹک چینلز تو پہلے بھی ایران نے obviously جو جرمانہ تھا اس کو مؤخر جو ہے وہ کیا ہے، تو ایک ڈپلومیٹک چینل تو ہے، لیکن انٹرسٹنگلی جو اس کے اندر بڑا پرابلم ایران کو بھی فیسڈ ہے کہ اگر 2025 تک یہ معاملہ نمٹا نہیں دیا جاتا تو پھر آربیٹریشن کورٹ کی کہ جو جرمانے کی جو شک ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوتی۔ تو ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس گیس پائپ لائن کو بائی پریشر اور بائی ہک یا بائی کروک
उसको जो है वो प्रेशराइज करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन ये प्रॉब्लम रहेगी बतूल, और इस प्रॉब्लम के इम्प्लीकेशंस भी होंगे। जहां तक मेरी ऑफिशियल से बात हुई, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई मौका दिया तो नहीं, लेकिन जो लोग इन मामलात को क्लोजली जो है वो देखते हैं, और फॉरेन ऑफिस के जितने भी लोग हैं जो इस गैस पाइपलाइन डील में इस टाइम पर मुलविस हैं, और वो सारे जो है जवाब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नजदीक इस मुआहदे की कुछ चीजें इस गवर्नमेंट को उनसे इख्तिलाफात हैं, और वो बुनियादी हुकूक को जो पाकिस्तानियों के होते हैं उससे जो है वो मिलाप नहीं रखती, और उसमें पाकिस्तान को नुकसान है। तो वो ये चाहते हैं कि इस मुआहदे को ही दोबारा रीफ्रेम कर दिया जाए। अब वो डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट है ईरान के साथ कि किस तरफ ये बात जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में मामला जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए ही हल होगा। फिलहाल इसमें मुझे इस तरह कशीदगी की बात जो है बनी लगती। ठीक है जुनैर, एक और बड़ा अहम नुकता है कि अमेरिका ने 2010 तक पाकिस्तान को 400 मेगावाट क्लीन एनर्जी दी थी, और वो अमेरिकन इनिशिएटिव्स हैं ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स के नाम से। तो इस सारे मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने ये ऑप्शन भी रखी कि आप ईरान के साथ मुआहदा नहीं करें बल्कि हमारे साथ एनर्जी पैक्ट्स कर लें। क्या पाकिस्तान कंफर्टेबल है यूएस पुल आउट के बाद अमेरिका के साथ कोई स्ट्रेटेजाइज करे एनर्जी के ऊपर काम, पुरानी आपकी तजुर्बे को लेकर? बेसिक आपकी जो पॉलिसी है वो तो रीजनल होनी चाहिए ना। पहले तो यू लुक इनटू योरसेल्फ कि आपके इर्द गिर्द माहौल क्या है इस वक्त। आप किस तरह इतने फ्रंट्स ओपन कर सकते हैं कि डायरेक्ट वेस्ट के साथ इंगेज करें, और जो नेक्स्ट डोर नेबर है उसको आप जो है उसके साथ चीज़ें जो आपने एग्री की नहीं है आप उनसे फौरन ही हट जाएं। ये तो दिस इज गोइंग टू बी अ फूपा, डिप्लोमेटिक फूपा आई वुड से। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक मौका है अपनी सिचुएशन IMF वाली सारी यूएस के आगे अपना केस रखे, मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और हम एक और हॉस्टाइल बॉर्डर नहीं ओपन कर सकते अपने लिए ईरान के साथ। आपको पता है हमारे ताल्लुकात की जो हिस्ट्री है, वी डोंट वांट दैट टू बी रिपीटेड एनीमोर। सो ये मेरे ख्याल है डिप्लोमेटिकली मामला हल होना चाहिए, और ईरान को कॉन्फिडेंस में लेके चीज़ें लेके चलें, बिकॉज इमीडिएट नेबर है, वी हैव अ बैड हिस्ट्री आई वुड से, और ऑलरेडी बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर भी लगता है, आपके सामने है सारे हालात। तो इतना आसान नहीं है कि हम जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी हमें यूएस ऑफर कर रहा है हम वो एक्सेप्ट कर लें और इधर से डिसएंगेज कर दें। जी मोहम्मद आदिल साहब, मैं चाहूंगी कि आप इसी पे कमेंट करें कि जो अमेरिकन ऑल्टरनेटिव्स हैं, डू यू थिंक दैट वी आर गोइंग टू टेक देम सीरियसली इन फ्यूचर? पहले कहा था रीजन की सिचुएशन ही ऐसी है, इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो सऊदी अरब था। पहले सऊदी अरब के और ईरान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, फिर चाइना की सालसी के बाद चीज़ें बेहतर हो गई। तो अब जो ईरान सऊदी अरब का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर अब उस तरह से नहीं है जैसे माजी में था। तो हमारे लिए एक बेहतर मौका है कि हम जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनको इसमें शामिल करें, उनके साथ डिस्कस करके इस मामले को जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त तो जो भी हालात है उसमें तो पाकिस्तान किसी तौर भी जो है वो इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को जो है वो तकमील नहीं पहुंचा सकता। अब ये सिर्फ ये एक गैस लाइन पाइपलाइन मायदा नहीं है, टाइपी का देख ले, वहाँ पे भी ये जो तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एग्रीमेंट है वो भी जो है इसी तरह के मामलात में इसी तरह के तनाज़ात का शिकार हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल बचा है कि हम ईरान के साथ अपने जो पुराने ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पर कोशिश करें कि इस मामले को सफारती तौर पर जो है वो हल कर सकें। इसके अलावा तो हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान जो मामलात हैं, आप USA ने अपने मफादात को लेके आगे चलना है, वो आपकी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेगा जिस तरह से मामलात हैं। तो ये पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो इसमें बैठ कर बात को हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। इफ्तिखार साहब, जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं और रिसेंटली भी कुछ ईरानियन कंसर्न्स थे जिसको पाकिस्तान ने एड्रेस किया था और वो बायलैटरली इनफैक्ट एड्रेस हो गए थे, लेकिन जो आजकल के हालात हैं, आपको लगता है कि दोनों ममालिक, आप ये तो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इसको हल कर लेंगे, लेकिन जो ईरान पे उनकी आवाम का प्रेशर है, और रिसेंटली ईरानियन सदर के साथ जो हादसा पेश आया उसके बाद वो लोग पॉलिटिकली भी बड़े वल्नरेबल हैं, वो कैसे पाकिस्तान को एक स्पेस देंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन में लगते नहीं है कि स्पेस दे सकें? पहले मैं उस पर एक कमेंट करना चाहता हूं, जो आपने क्लीन और ग्रीन एनर्जी के हवाले से बात की। जो अमरीकी ऑफिशियल से मेरी जो है वो बात हुई थी, उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और पाकिस्तान ने उसमें कोई इंटरेस्ट भी अभी तक कोई जाहिर नहीं किया। जो एटलीस्ट एनर्जी से रिलेटेड बातें हैं,
और उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं है, ये तो ऑफिशियली अब जो है हमें पता है। तो मेरे ख्याल में दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि इस तरह की कोई अग्रीमेंट जो है वो रिसेंट टाइम्स में कोई साइन होगी और फिर हम इस प्रोजेक्ट को शेल्फ करके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो चले जाएंगे। दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी लाइक इमीडिएट जो है वो फ्यूचर। जो आपने बात की कि ताल्लुकात के हवाले से और जो वल्नरेबिलिटी है बलूचिस्तान के हवाले से, ये एक इशू जो है वो रहा है ऑब्वियसली, और ये एक कंसर्न भी पहले शो किया गया था। लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो एक एस्केलेशन थी और हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तानी सरहद में जो है वो बमबारी की, फिर हमने जाकर तकरीबन कोई 17 टारगेट्स 54 किलोमीटर की रेडियस में जो है वो अचीव किए वहां। उसके बाद के जो मामलात हैं उसमें एक पॉजिटिविटी जो है वो जरूर नजर आई है। एक तो इस गवर्नमेंट के 2 काम ईरान के हवाले से काफी जो है वो सराहे भी गए और उसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। एक बॉर्डर का खुलवाना जो ताफ्तान के साथ है, वो ट्रेड तकरीबन 2 अरब रुपए की जो है वो लैंड ट्रेड जो है वहां से जो है वो चलती है, $2 बिलियन ठीक है जी इफ्तिखार साहब, और इसके जी आपका जवाब आ गया। अगले मौजू की तरफ बढ़ना है और अगला जो मौजू है वो मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड है। गिर ताजरों का एहतजाज हो रहा है और मौलाना फजल रहमान ने ये तहिया किया है कि वो साथ देंगे ताजरों का और जमात इस्लामी के साथ मिल के। लेकिन क्या मौलाना एक बहुत तगड़ा प्रेशर ग्रुप बनाने जा रहे हैं? कितने कामयाब होंगे? क्योंकि बहुत कोशिश की गई है मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों की तरफ से कि उनको कन्विंस किया जाए कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए, लेकिन मौलाना हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करें। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और जुनैरा मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ डायरेक्ट इकदाम लेने की ठान ली है। पहले वो ये करते थे कि किसी के साथ ग्रुपिंग कर लेते थे या लॉबिंग भी करते थे और वो चाहते थे कि उनके कुछ सियासी मफादात पूरे हो जाएं, लेकिन नहीं हो सके तो उन्होंने अपने कुछ डायरेक्ट इकदाम लिए हैं। वो ये है कि जो भी कहीं एहतजाज कर रहा होगा वो जाके उसका साथ देंगे। यही वो मुल्कगीर एहतजाज करने वाले ताजरों के साथ करें। बट डू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क और कोई बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है जो मौलाना बनाने जा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। देखिए, मौलाना को एक तो बड़ी मुश्किल से वो रेलेवेंस मिली है जो वो चाहते थे, और प्रेसिडेंट का उनसे मिलना मेरा उसकी तरफ इशारा है। वो उसमें भरपूर कोऑपरेट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो सब भी करेंगे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपनी एक पब्लिक में री एमर्जेंस भी तो दिखानी है ना। जो कुछ हुआ उनके साथ इलेक्शंस में वो उनको भी मालूम है, तो उसके लिए भी रेलेवेंट रहना है। सो पब्लिक फेस भी रखना है, तो उसके लिए इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप एहतजाज अगर कोई कर रहा है उसका हिस्सा भी बन जाए। जहाँ पर उन्होंने इनकार करना था वहाँ इनकार भी किया है, पीटीआई के साथ नहीं वो शामिल हुए, बट वो कांस्टेंट अपनी एक पोजीशनिंग रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो लोगों के साथ भी इंगेज कर सकें और पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा भी रह सकें। और मेरे ख्याल है ही इज़ वेरी गुड एट दैट। ठीक रहेंगे। अच्छा, ठीक रहेंगे। चलें इस जुमले को और देख करते हैं। मोहम्मद आदिल साहब, 12 मई 2023 को मौलाना साहब बाहर निकले। उन्होंने कहा जी अब बहुत प्रेशर डालने वाले हैं। 5 नवंबर 2019 को, 14 नवंबर 2019 और उसके बाद बहुत डिटेल्स हैं कि बाहर निकले, लोगों का हजूम इकट्ठा किया, मीडिया कवरेज ली और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। तो अगर अब मौलाना किसी का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये भी मान लिया, उन्होंने कहा भाई मैं जिसके साथ भी इत्तेहाद करता था नहीं चल पाया, मुझे किसी का भी हिस्सा नहीं बनना। तो अब लगता है कि बहुत ठान लिया मौलाना ने और कोई एक कार्ड है सियासी जो वो प्ले करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए मौलाना बहुत सियाने आदमी हैं और पाकिस्तान की सियासत में जो चंद सियाने सियासतदान हैं उसमें मौलाना शामिल हैं। वो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, और तो वो इस वक्त भी उनका जो है, चूँकि जैसे जुनैरा ने कहा कि वो उनको अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के तौर पे इस एहतजाज में शामिल होने की या उन्होंने उनकी हमायत की है। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो ताजिर तबका है वो ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस हमेशा से मुस्लिम लीग नून का था, अब उसमें तहरीक इंसाफ का शेयर बढ़ गया है। तो मौलाना की जो ताजुर में प्रेजेंस थी वो उस तरह से पहले भी नहीं थी। और दूसरी जो अहम चीज़ ये है कि हुकूमत जो है एक तरफ तो वो ऐलान कर रही थी कि वो जो ताजरों के बहुत सारे छोटे छोटे मुतालबात हैं वो जो जिसमें से उन्होंने SRO जारी करने थे वो ले लेगी। अभी तक वो SROs जारी नहीं कर सकी और लास्ट 15 डेज़ के अंदर जो है हुकूमत इन ताजरों के साथ किसी भी फोरम पे बातचीत नहीं की और उन्होंने बिल्कुल ईजी लिया। अब देखते हैं कि सुबह
कल जो है वो ताजिर कितना भरपूर एहतजाज कर पाएंगे, क्या वो मुल्क जो शटर डाउन हड़ताल का उनका ऐलान है वो पूरा भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। लेकिन जब हुकूमत ने अगर कुछ चीज़ फैसला कर लिया तो उस पर इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हालात पहले वो ऐसे स्टेज पे ले जाएं और उसके बाद फिर वो उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें। तो आप देखते हैं कि वो कब तक SROs आ जाते हैं। ताजरों के अगर मुतालबात मान लिए जाएं तो वो हो सकता है कि अपनी हड़ताल की कॉल वापस भी ले सकते हैं। तो आज भी कुछ कोशिश की गई है कि वो हड़ताल की कॉल ले लें। तो पॉलिटिकल जमातों का तो हर मौके पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मौलाना भी आजकल इस तरह के बहुत सारे मौके तलाश कर रहे हैं। मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि ये जो ताजिर बरादरी है इसको प्रॉबेबली इंटरिम गवर्नमेंट के डेज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी मुलाकात हुई थी ताजिर बरादरी से और वो बड़ा कॉन्फिडेंस में लिया था। तो मेरे जहन में मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जानना चाह रही हूँ, इफ्तिखार साहब ये आ रहा है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं ले सके ताजिरों को एतमाद में और वो फिर सड़कों पे आ गए, तो ऐसा क्या है जो मौलाना कर लेंगे? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, मौलाना 2 पॉइंट्स को जो है यहाँ पर कन्वर्ज कर, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसे सियासतदान जो है वो रहे हैं और करंट दौर के अंदर जो वाकई में काफी सोच समझ कर हर स्टेप जो है वो उठाते हैं और काफी शातिर हैं। एक तो जो बाकी पार्टीज के साथ कोलैबोरेशन है, क्योंकि मौलाना की एक अंडरस्टैंडिंग बनी है पिछले इलेक्शन के हवाले से कि सोलो फ्लाइट उनके लिए उतनी शायद मुफीद ना हो जितनी पहले उनके जो मजहबी सियासी इत्तेहाद था जिसका नाम MMA था, उसके मुताबिक अगर वो दोबारा जो है अपनी रिवाइवल जो है कर सकें, तो जमात इस्लामी के साथ इन मामलात में कोलैबोरेशन करना एक उनके लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि वो कितने क्राउड पुलर हैं, एटलीस्ट जब वो इस किस्म के मामलात में जो है वो आकर अपने आपको आजमाना चाहते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो नब्ज़े वक्त है, उसमें बहुत एक क्लैरिटी है कि जो सबसे इस टाइम पर लिंक वाला तबका है वो ताजिर बिरादरी है और हर इकोनॉमिक मसाइल में जो है वो घिरा हुआ है। तो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए और पब्लिक लेकिन इफ्तिखार साहब जमात इस्लामी के मंशूर में तो बहुत कुछ है, मईशत को लेके, लोकल बॉडी से लेके फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस, IMF के साथ कैसे डील करना चाहिए, टैक्स का निज़ाम, ये सब है जमात इस्लामी के मैनिफेस्टो में। JUIF के मंशूर में आपको ये सब नज़र नहीं आएगा। तो मौलाना साहब क्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो महंगाई और टैक्सेशन के मसाइल को समझते हुए उनका साथ देंगे, जबकि उनके अपने मंशूर में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं हुआ हो? ये मंशूर जो होते हैं वो स्पीचेस के लिए होते हैं और रियल पॉलिटिक जो जमीन पर ग्राउंड हकीकत होती है, और जब आप वोटिंग पैटर्न्स को जज करते हैं तब पार्टी की प्रायोरिटीज जो है वो अलहदा होती हैं। मौलाना और जमात इस्लामी अगर मिल जाएं और जो बाकी मजहबी तंजीमें अगर मिल जाती हैं इस इशू के अंदर, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के इशू के अंदर भी देखा, तो एक प्रेशर जो है ग्रुप वो बन के सामने आता है और जिसको करंट गवर्नमेंट को टैकल करना और आर्म फोर्सेस को भी टैकल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इस टाइम पर तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसकी उस किस्म के इम्प्लीकेशंस नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है बज़ुनैरा वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन जो सेनेट में होने जा रहा है आने वाले दिनों में एक मुश्तरका इजलास जिसमें JUIF की सीट्स बहुत मानी रखती हैं आने वाले तरामीम को लेके, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकल स्टंट है। उस वक्त हुक्मरान जमात को एक्चुअली मौलाना की ज़रूरत है। टोटली एग्रीड एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि देखें अभी 8 फरवरी के बाद से जो मौलाना का मुस्तकिल स्टांस था कि ये तो गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, इसकी तो लेजिटिमेसी चैलेंज्ड है, इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, जमहूरियत रुखसत हो गई इस मुल्क से। अभी जब वो एकदम दूसरी साइड पे जाएंगे तो जाहिर है जो लोगों को ये लगा था कि अब तो मौलाना भी बोल पड़े हैं इस सिस्टम पे, तो उनके साथ जो थोड़ी बहुत सिंपथीज गई होंगी वो कैसे उसको फिजल अवे होने दें। उसका तरीका यही है कि ठीक है जो पार्लियामान की सियासत है उसमें जहां जरूरत पड़े उसमें वो अपना हिस्सा डालें, और बाहर अगर सड़कों पे निकलना पड़ता है तो स्ट्रीट पावर तो फिर है ना मौलाना के पास, तो कोई शक नहीं है जी, उसको भी वो एक्सप्लॉइट करेंगे। जी मोहम्मद आदिल साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन इट, इसी पे कि डू यू थिंक दैट मौलाना हैज गॉट समथिंग इन हिज हेड या बस वो गो विद द फ्लो के साथ चल रहे हैं, गुस्से में भी हैं? देखिए, जाहिर सी बात है उनका गुस्सा तो है। जो KP उनका होम ग्राउंड था वहाँ से तो उनका सफाया हो गया, वहाँ पे सारा PTI जो है वो मैदान मार गई। बाकी मुल्क में तो उनकी या बलूचिस्तान में उनकी प्रेजेंस है या फिर
انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ان کی پریزنس ہے، یا پھر کے پی کے میں پریزنس تھی جو کہ اب تقریباً ختم ہو گئی، وہ اپنی 22 سیٹ بھی جو ہے وہ نہیں جیت سکے۔ تو باقی جگہ پہ جو مولانا کی اس وقت اسمبلی میں، اور خاص طور پر سینٹ پر، جیسے آپ نے کہا تھا کہ سینٹ کے اندر اگر کوئی قانون سازی بہت ہوتی ہے شکریہ تو عادل صاحب، حکومت کے میں پاس کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے، کلوزنگ کی طرف بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، شکریہ، اللہ حافظ۔